हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग में। माई सेल्फ रेनू गहलोत और हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है या यस या नो। चलो करें स्टार्ट। देखो बेटा, लेक्चर नंबर है 5 और टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? आपका टॉपिक चल रहा है, क्या बताया था, टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से सेकंड नंबर का टॉपिक चल रहा है स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। अब बारी है उसको खत्म करने की, ठीक है, उसकी एंडिंग पॉइंट की बात करने की। तो ध्यान से सुनना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने क्या बात करी थी कि कहीं ना कहीं यही वह संरचना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? कहीं ना कहीं यही वह संरचना है जिसके अंदर मादा युग्मक यानी कि अंड का निर्माण होता है। तो हम जब इसकी संरचना की बात कर रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो ये क्या है? एक प्रकार का जनन अंग है। ये क्या है? एक प्रकार का जनन अंग है। यही आपका क्या है? यही आपका स्त्री जनन तंत्र है। ठीक है, पहली बात सुनो, हम लोग रिवाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सब चीजें आपको टिप्स पे याद हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको टिप्स पे याद हो जाए, क्योंकि इसकी जो मान लो अगर इससे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, मोस्टली एमसीक्यू के अंदर तो कंफ्यूजन रहता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी वेसल्स हैं, इतनी सारी मतलब आप सपोर्टिव डक्ट्स है, और मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी डक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट्स है, तो कहीं ना कहीं डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं बहुत सारी डक्ट्स हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आपको कंफ्यूजन हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके 1 नंबर भी कम आए, मैं चाहती हूँ कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आए, बस यही। इसके लिए मुझे आपको 4 बार रिवाइज कराना पड़ेगा, 10 बार समझाना पड़ेगा, मैं समझाऊंगी। ठीक है, और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो मैं बहुत ट्राई करूंगी कि आपको 100% तो आपको क्लास में याद हो ही जाएगा, अगर आपने विद कंसंट्रेशन सुना तो। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे उसको वापस रिवाइज कराती हूँ ताकि वही चीजें आपके माइंड में और स्ट्रॉन्ग बन जाए। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? श्रोणी भाग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेल्विक रीजन में होता है, श्रोणी के पृष्ठ भाग में प्रेजेंट होता है। सिर्फ मेमोरी ग्लैंड को छोड़कर याद रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कहाँ पर होता है? श्रोणी भाग में होता है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी। बट जो इसमें मेमोरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथियां होती है, वो श्रोणी भाग में नहीं होती है, ये बात रखना, एक्सेप्ट आपकी मेमोरी ग्लैंड। अब समझना बात को। वही फीमेल्स में हम लोगों ने क्या बात करी थी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आया था? हमारा ओवरी आया था। ये ओवरी क्या कर रही थी? एग बना रही थी। क्लियर? सेक्स हार्मोन कौन से थे? आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस एस्ट्रोजन का स्त्रवण कहां से होता है? इस ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं, उससे होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हमने स्टार्ट किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ध्यान से सुनना, रिवाइज करा रही हूं ताकि सब अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, पॉइंट भूलो नहीं, कंफ्यूजन ना हो। एक जोड़ी क्या मिलता है? अंडाशय मिलता है, जो क्या करता है? युग्मक निर्माण करता है और सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है। फिर बात करी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सपोर्टिव डक्ट्स आती हैं, सपोर्टिव ग्लैंड्स आती है और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आता है। सपोर्टिव डक्ट्स में कितनी डक्ट्स हैं यहाँ पे? मेल के अंदर तो बहुत सारी डक्ट्स थी। मेल के अंदर कौन कौन सी डक्ट्स थी? मेल के अंदर था रेटेटेस्टिस, मेल के अंदर था वास इफ्रेंशिया, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, यूरेटर। वही बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो सिर्फ 3 डक्ट्स बताई थी मैंने आपको, सिर्फ 3 डक्ट्स बताई थी। कौन कौन सी डक्ट्स थी वो? डक्ट कौन सी थी वो? बता सकता है कोई मुझे? 3 डक्ट्स थी।
क्लियर। तो सबसे पहले कौन सी डक थी, फैलोपियन नलिका थी, कितनी थी, एक जोड़ी। तो ये आपकी फैलोपियन नलिका। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी मैं फैलोपियन नलिका के बारे में, लास्ट लेक्चर में रह गई थी। ये एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, बीच में ये गर्भाशय भी आपका यूट्रस नलिका दे रखा है, ठीक है। और ये क्या है, वेजाइना, क्लियर, योनि है ये भी नलिका है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सिर्फ 3 नलिकाएं मिलती हैं। पहली कौन सी है आपकी, फैलोपियन ट्यूब, जो एक जोड़ी होती है, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, वो बात मैं अभी आपको बता दूंगी एंड देन पूरा फैलोपियन नलिका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमको इस यूट्रस के बारे में पढ़ना है, गर्भाशय के बारे में पढ़ना है। जो बेबी होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसका विकास यहीं पर होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताया था मैंने आपको कि अगर जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन फैलोपियन नलिका में हो जाए, अगर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन फैलोपियन नलिका में हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलोगे। एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इस फंडस वाले भाग में होता है। किसमें होता है, इस फंडस वाले भाग में होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसका विकास होता है, मतलब जो बेबी होता है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, ग्रोथ यहाँ पर होती है। फिर ये आगे जाकर जब 9 महीने का 10 दिन का टाइम पूरा हो जाता है, 9 महीने 10 दिन, उसके बाद में प्रसव की क्रिया द्वारा वो भ्रूण यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है बर्थ कैनाल का, वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्लियर। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। मतलब हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा कहीं ना कहीं टॉपिक चल रहा है अंडवाहिनी अंडवाहिनी, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी यहीं पे लिखो, फैलोपियन। चलो एक बात बताना मेरे को आप, ठीक है, आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी मैं, आप लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा गेस करना, ठीक है, ट्राई करना कि आंसर दे पाओ। देखो आपको पता है एग सेल मैंने हमेशा ऐसी गोल बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये एग सेल क्या है, मोटाइल नहीं है। मतलब ये क्या नहीं कर सकती, गति नहीं कर सकती, ये एग सेल गति नहीं कर सकती। अब मान लो ये एग सेल यहां पर है, ठीक है, यहां से ये यहां एम्प्यूला में कैसे जाएगी, जब इसके पास में मूवमेंट करने के लिए ना फ्लैजिला है ना सीलिया है। स्पर्म के पास में, आगे स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, स्पर्म के पास में गति करने के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होता है, कशाब होता है। बट इस एग सेल के पास में तो गति करने के लिए कोई फ्लैजिला होता ही नहीं है, ना कोई सीलिया होता है, तो ये मूवमेंट कैसे करता है। तो याद रखना ये जो फैलोपियन नलिका है, इस फैलोपियन नलिका में सीलिएटेड एपिथेलियम मिलती है आपकी। मतलब ऐसी उपकला, ऐसी एपिथेलियम मिलती है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटी छोटी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। इधर है, इधर, और इस साइड भी आपकी ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगी, जिसे क्या बोला जाएगा, सीलिया बोला जाएगा। और इस अंडवाहिनी में ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे पॉइंट ही एमसीक्यू बनते हैं, चाहे आप नीट ले लो चाहे आप बोर्ड ले लो। देखो चैप्टर सेम ही है, बट ज्यादा ट्राई होगा कि हम नीट के कंसेप्ट को भी यहीं से क्लियर करते चले तो, ठीक है। देखो बेटा चैप्टर सेम रहने वाला है, थ्योरी सेम रहने वाली है, बस थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगा के छोटी छोटी बातें समझनी है, ठीक है। वो छोटी छोटी बातें ही नीट में पूछी जाती है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर आपको थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है। देखो ये मैंने आपको क्या बना दी, मान लो ये मैंने आपकी बना दी फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में चलो ब्लैक कलर से ओवम बनाती हूँ। तो ये ओवम गति कैसे करेगा, इस सीलिया की मदद से। ये सीलिया क्या करेगा, इसको यहां से यहां स्थानांतरित करेगा। तो याद रखना इस अंड मतलब ओवरी से एग सेल रिलीज होने के बाद में यहां पर एक गति कैसे करता है, यहां पर कौन सी एपिथेलियम होती है आपकी, सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट मैं आपको यहां पे नोट करवा रही हूं, ठीक है। देखो कौन सी एपिथेलियम है, सीलिएटेड एपिथेलियम। और इसी सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या है, सीलिया है, और उसी सीलिया के कारण एग क्या करता है, गति करता है। इसको जूम करके बना रही हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो।
छोटी छोटी बातें ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये छोटी छोटी बातें ही क्वेश्चन बन के आती है, याद रखना। ये छोटी छोटी बातें ही क्वेश्चन बनता है, और जब क्वेश्चन बनता है फिर हमको प्रॉब्लम होती है अगर हमको नहीं आता है तो। नहीं तो आप खुद सोचो ना, चैप्टर सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी नीट में और बोर्ड में क्या डिफरेंस है? वहां पर बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ता है, थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ता है कि ये क्यों है। देखो बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं, सुनना, मैंने आपको बता दिया ये ऐसे होता है, ठीक है, आप लोगों ने मान लिया ये बोर्ड होता है, ठीक है। मतलब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते नहीं है कि आखिर ये ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, अगर ये यहाँ पर कैसे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्लियर है? तो वो सारे कंसेप्ट वगैरह आपके उसमें आते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो अभी से थोड़ा अपने आप को चेंज करो, ठीक है, क्योंकि बेटा देखो पढ़ना तो सबको सेम ही है, क्लियर है? तो यहां पर क्या होती है, फैलोपियन नलिका में सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, इससे क्या होता है, एग मूवमेंट करता है, एग का ट्रांसफर होता है, एग मूवमेंट करता है। अब बात करते हैं मेन यूट्रस की, बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्रस, ठीक है। बात करते हैं हमारे मेन यूट्रस की। तो देखो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ये जो यूट्रस है, ये जो यूट्रस है आपका, ये क्या है, ये पूरा यूट्रस है। इस यूट्रस की बात करते हैं, तो ये यूट्रस कैसा होता है बेटा, ये यूट्रस होता है उल्टे नाशपाती के आकार का, समझना पॉइंट को। यूट्रस कैसा होता है आपका, चलो इस वाले डायग्राम में देखो, ये आपको दिख रहा है उल्टे नाशपाती के आकार का, यहां पर देखना, नाशपाती देखिए आप लोगों ने, ठीक है। जब आप देखोगे तो वो ऊपर से ऐसे चौड़ी होती है, नीचे से ऐसी होती है, देखो मैं बनाती हूँ यहाँ पे, कैसी होती है, ऐसी होती है। ये नाशपाती सीधी नाशपाती है, अगर आप इसको उल्टा कर दो तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसी होगी या नहीं होगी? तो जो आपका यूट्रस है, देखो यूट्रस बिल्कुल उल्टी नाशपाती के आकार का है, ऊपर से बिल्कुल ऐसे चौड़ा और नीचे से पतला, ठीक है। तो ये यूट्रस क्या है आपका, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। इसे आप क्या बोलते हो, वुम्ब भी बोलते हो। इस यूट्रस के अलग अलग नाम है, वहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले ये कैसा होता है, उल्टे नाशपाती का आकार का होता है, ठीक है। यूट्रस बोलो, गर्भाशय, एक सेकेंड, ये क्या होता है आपका, गर्भाशय यूट्रस केवल एक होता है। सबसे पहला पॉइंट, ये नलिका जो है ये क्या है, आपकी सहायक नलिका है, कितनी होती है, एक होती है। कैसी होती है, सबसे पहले इसे वुम्ब बच्चादानी भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एग्जामिनर बोल देगा वुम्ब की संरचना बनाओ, तो आप तो बच्चादानी जानते हो, या फिर यूट्रस नाम सुना है, गर्भाशय नाम सुना है, वुम्ब क्या होता है मैडम, हम तो जानते ही नहीं है। बेटा वुम्ब यही होता है, ठीक है। मैं इसीलिए बोलती हूँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की हर कोशिश करेगा, अलग अलग नाम देगा वो, बट आपको सारे नाम याद करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर यह गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है, मतलब इनडायरेक्टली बोलो, उल्टी नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है, आकार का होता है। फिर ये श्रोणि की भित्ति से किससे जुड़ा होता है, स्नायु लिगामेंट से जुड़ा होता है। फिर देखो गर्भाशय की भित्ति की बात करते हैं। इस गर्भाशय की भित्ति की बात करने से पहले एक पॉइंट पढ़ेंगे हम कि गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है। चलो डायग्राम बना के सिखाती हूँ मैं आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सही है, ये आपकी फैलोपियन नलिका,
ठीक है, यहाँ पर ओवरी बना देते हैं। दोनों साइड 2 ओवरी। अब सुनना, गर्भाशय के कितने भाग होते हैं? गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। गर्भाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। इसी फंडस के अंदर, ध्यान से सुनो, ऊपर वाला भाग कहलाता है फंडस। यहीं पे क्या होता है? अंतरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। मतलब जो आपका एम्ब्रियो आता है, मतलब ये मान लो यहां से ये एम्ब्रियो आ रहा है, तो ये एम्ब्रियो यहीं पे आके क्या होता है? इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा भाग आता है? इसका फंडस भाग आता है। उसके बाद में जो ये वाला रीजन है, ये पूरा क्या होता है? मेन बॉडी होता है। ठीक है, इसको फंडस को भी इंग्लिश में, ये फंडस हो गया, ये मेन बॉडी हो गया। मतलब यहां पर देखो, समझना बात को। ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं? देखो, यहां पर आपका एम्ब्रियो लगा। अब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा, धीरे धीरे यहां पर क्या करेगा? ये वृद्धि करेगा। यहां पर ये क्या करेगा? धीरे धीरे वृद्धि करेगा। यहां पर इसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। फिर ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? इसका सर्विक्स। और सर्विक्स से एक कैनाल निकलती है, उसे आप क्या बोलते हो? सर्विक्स कैनाल बोलते हो। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, और अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले गर्भाशय की मैंने बताया, गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग होता है फंडस, ये देखो फंडस लिखा हुआ है। फिर ये वाला पूरा भाग होता है आपका मेन बॉडी, और ये वाला रीजन है सर्विक्स। सर्विक्स से एक नलिका निकल रही है, इसे बोला सर्विक्स कैनाल। और सर्विक्स के आगे वाला भाग क्या है? ग्रीवा है, योनि है। ठीक है, तो 2 नलिकाएं बची थी आपकी, सहायक नलिका, एक गर्भाशय और एक आपका योनि। तो गर्भाशय के 3 भाग है, फंडस, मेन बॉडी एंड सर्विक्स। सर्विक्स के बीच में एक कैनाल निकलती है, जिसे सर्विक्स कैनाल बोलते हैं। फिर देखो, सर्विक्स के नीचे क्या होता है? योनि वाला भाग होता है। इस योनि वाले भाग के अंदर भी क्या होती है? कैनाल होती है। उसे, अब ध्यान से सुनना, ये योनि की जो कैनाल है और जो सर्विक्स की कैनाल है, ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल बनाएगी। मतलब इस, आपके ध्यान से सुनना, इस गर्भाशय में मान लो, चलो ये यहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ, ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा। मतलब इनडायरेक्टली इस गर्भाशय में क्या है? एक बेबी है। इस गर्भाशय में एक बेबी है। अब इस बेबी का विकास जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद में ये गर्भाशय से बेबी कहाँ जाएगा? इस सर्विक्स से होते हुए, वेजाइना से होते हुए क्या हो जाएगा? बाहर इसका पार्चुरेशन हो जाएगा। अब सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा ये क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है इस गर्भ से। ठीक है, तो इसीलिए सर्विक्स और वेजाइना की कैनाल मिलकर क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है, जन्म नाल बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्विक्स और वेजाइना की कैनाल मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। अब उससे पहले इस गर्भाशय की भित्ति की बात करते हैं, समझना। आखिर देखो, चलो मान लिया हम लोगों ने कि यहाँ पर ये बेबी है। सोचो आप खुद, थोड़ा माइंड यूज करना। ठीक है, ये बेबी है यहाँ पर गर्भाशय में। चलो ठीक है भाई, 9 महीने, 9 मंथ 10 दिन पूरे होंगे, ये गर्भाशय से बाहर आ जाएगा। कैसे? ऐसा क्या हुआ? मतलब 9 महीने पूरे होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये बेबी बाहर आ जाएगा? यहां पर क्या होता है? यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है। बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होता है। किसमें? यूट्रस में। यूट्रस की मसल के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वॉल के अंदर कुछ ऐसी मसल्स है जो क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्शन कोस कर रही है। इसकी वॉल्स में मसल्स है कुछ जो कॉन्ट्रैक्शन कोस कर रही है। तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये जो यूट्रस होता है आपका, ध्यान से सुनना, इस यूट्रस में कितनी वॉल होती है? 3 वॉल होती है। इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। इसकी वॉल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वॉल से क्वेश्चन बनता है। देखो,
थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया। ठीक है, अभी हम इतना नहीं बना रहे, हमको गर्भाशय की भित्ति की बात करनी है। देखो, जो गर्भाशय होता है इसकी कितनी भित्तियां होती है? 3 भित्ति होती है। 3 भित्ति। सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है? बाहरी भित्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आपको याद होने चाहिए। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है, उसे आप क्या बोलते हो? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर की तरफ मान लो ये क्या हो गई? ये आउटर लेयर हो गई पेरीमेट्रियम। ये क्या कर रही है? इनडायरेक्टली बोलो सुरक्षा प्रदान कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर होती है, इसके अंदर क्या होती है? एक और लेयर होती है। ध्यान से सुनना, एक और लेयर होती है। ये लेयर कैसी होती है? मस्कुलर होती है। ये लेयर कैसी होती है? मस्कुलर। ठीक है, तो ये क्या होती है? जो मिडिल लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। मायो। अब एक वर्ड आ रहा है मायो। मायो वर्ड किससे रिलेटेड है? मसल से रिलेटेड है। मायो वर्ड कहीं किससे रिलेटेड है? मसल से रिलेटेड है। अब ध्यान से सुनना, मतलब गर्भाशय की सबसे बाहरी भित्ति जिसको हमने बोला पेरीमेट्रियम, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इस गर्भाशय को। मिडिल वाली लेयर को हमने बोला मायोमेट्रियम। वो मायोमेट्रियम में क्या है? मसल्स है। मसल्स क्या करती है? कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कराती है। टोटल 3 टाइप की मसल्स होती है। टोटल 3 टाइप की मसल्स होती है। 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो इसके अंदर कौन सी मसल है? स्मूथ मसल है। याद रखना, इसके अंदर कौन सी मसल है? स्मूथ मसल है। और याद रखना, स्मूथ मसल कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मायोमेट्रियम जो ये यूट्रस है, गर्भाशय की मध्य परत है, मायोमेट्रियम, ये किसकी बनी है? मसल्स की बनी हुई एक लेयर है। इसके अंदर कौन सी मसल्स है? स्मूथ मसल है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर हमारा क्या है? इसको आप बोलते हो अनैच्छिक पेशी। मतलब इसकी गति पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ध्यान से सुनना, इसकी गति पे, इसके मूवमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ध्यान से सुनो, आप जब भोजन खाते हो तो भोजन खाया आपने मुंह में, उसके बाद में भोजन कहाँ गया? अंदर गया। ग्रसिका से होते हुए आमाशय गया, आमाशय से गया छोटी आंत में, छोटी आंत के भी 3 भाग है। छोटी आंत से भोजन कहाँ गया? बड़ी आंत में। तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो रही है? गति हो रही है भोजन की। मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में भोजन है। ये भोजन नीचे कैसे जाएगा? यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये भोजन नीचे जाएगा। फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। धीरे धीरे ये भोजन नीचे गति करता जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी आपकी क्या है? स्मूथ मसल ही है। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? अपने आप कॉन्ट्रेक्शन वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो क्या आप इस पे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी स्मूथ मसल है और यहाँ पे भी स्मूथ मसल है, इसमें भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना है, गर्भाशय की जो मध्य परत होती है मायोमेट्रियम, किसकी बनी है? मसल्स की बनी है। कौन सी मसल? स्मूथ मसल। और कैसी होती है वो? अनैच्छिक होती है। मतलब इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अब ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मतलब प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है 9 महीने 10 दिन का टाइम पूरा हो जाता है, तब जैसे ही बच्चा पूरा डेवलप हो गया, उसका विकास हो गया, उसके बाद में इस मायोमेट्रियम में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो भोजन था वो नीचे आया, फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन हुआ और फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो भोजन नीचे गति कर रहा है। भोजन गति नीचे कर रहा है, मतलब भोजन का मूवमेंट नीचे हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब इस गर्भाशय की भित्ति में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। वो बेबी, मान लो ये बेबी है, बताओ मैं इसके सींग कहाँ लगा रही हूँ? एक सेकेंड, थोड़ा छोटा बन गया। ठीक है, ये बेबी है, हंसता खेलता बड़ा,
ये बेबी है, ये बेबी जब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, तो ये जो बेबी है नीचे सर्विक्स से होते हुए कहाँ आ जाएगा, सर्विक्स में होते हुए, वेजाइना से होते हुए इसका जन्म हो जाएगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो ये मायोमेट्रियम क्या करवाती है, अनैच्छिक पेशी होती है, ये क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाती है। अब बात करते हैं सबसे इनर मोस्ट लेयर की, सबसे इनर मोस्ट लेयर की बात करते हैं, सबसे आंतरिक परत। याद रखना, इस बेबी को हटा देती हूं मैं, चलो अब, क्योंकि अब इसका काम नहीं है, हमको मिडिल लेयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बेबी का जन्म तो हो गया, करवा दिया हमने इसका जन्म, ड्यू किसके कारण, मायोमेट्रियम के कारण, सॉरी पेरीमेट्रियम के कारण, मायोमेट्रियम के कारण बेटा, सॉरी गलत हो गया। अब देखो, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो आंतरिक परत होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, आंतरिक परत को आप बोलते हो एंडोमेट्रियम। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ये, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। तो ये क्या है आपकी, एंडोमेट्रियम, क्या है, इनर लेयर। एक सेकेंड, ये क्या है, इनर लेयर, इसको क्या बोलते हैं, एंडो। अब इसके अंदर क्या होता है, हाई ब्लड सप्लाई होता है, हाई ब्लड हाई ब्लड सप्लाई होता है, मतलब इसमें क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, बहुत सारी ब्लड सेल्स होती है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस यूट्रस में, ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं यहाँ पर इस यूट्रस में आकर ही बेबी इम्प्लांट होगा। जब बेबी इस यूट्रस में आएगा, इम्प्लांट होएगा, तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये भित्ति क्या करती है, उसको थोड़ा न्यूट्रिशन वगैरह देती है, तो इसीलिए ये हाईली ब्लड सप्लाई इसमें होती है। क्लियर है, तो एंडोमेट्रियम की परत होती है। अब ध्यान से सुना, इम्प्लांटेशन जो होता है कौन सी लेयर में होता है, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी हम पढ़ रहे हैं तो आप धीरे धीरे इनको पढ़ते चलो, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भ्रूण का अंतरोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इसी लेयर में होता है। मतलब यहां पर ऊपर भी कौन सी लेयर होगी, ये एंडोमेट्रियम होगी, और यहां पर क्या इम्प्लांट हो जाएगा, आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये मैं नॉर्मल कंडीशन बता रही हूं कि जब यहां पर फैलोपियन नलिका में क्या है, अंड है, यहां से स्पर्म गति करता हुआ वहां गया, तब की बात बता रही हूं नॉर्मल कंडीशन में। मान लो, ध्यान से सुनना, अगर मान लो यहां पर क्या नहीं होता है, मैथुन की क्रिया नहीं होती है, इंटरकॉर्स नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शुक्राणु नहीं आएंगे। जब शुक्राणु नहीं आएंगे तो वो अंडाणु के पास भी नहीं जाएंगे। जब शुक्राणु आए ही नहीं, वो अंडाणु के पास गए ही नहीं, तो निषेचन क्या होगा, नहीं, तब उस कंडीशन में निषेचन नहीं होगा। उस कंडीशन के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या होता है, जब निषेचन नहीं होता है, ध्यान से सुनो, जब निषेचन नहीं होता है, एंडोमेट्रियम की इस लेयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। जब निषेचन नहीं होगा, एंडोमेट्रियम की इस लेयर का ब्रेक डाउन हो जाता है। और जो इसके अंदर ये सारी, इसकी मैंने बताया, ये हाईली ब्लड सप्लाई रिच होती है, और इसकी जो भित्ति होती है एंडोमेट्रियम की, जब निषेचन नहीं हुआ तो ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, इसका ब्रेकडाउन होगा, और ये सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। कौन सी लेयर, आपकी एंडोमेट्रियम। तो जो आवर्त चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, आवर्त चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें कौन सी लेयर का ब्रेकडाउन होता है, उसके अंदर जो लेयर ब्रेकडाउन होती है वो आपकी एंडोमेट्रियम ही होती है। और वही परत जो सर्विक्स और वेजाइना से क्या होती है, बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट होती है। अब वो रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर हाई ब्लड सप्लाई वगैरह होती है। तो अगर निषेचन होता है, ध्यान से सुनो, अगर निषेचन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, ये एम्ब्रियो डेवलप रहेगा। ठीक है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ये लेयर वृद्धि करेगी। ठीक है,
ये लेयर वृद्धि करेगी, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और बहुत कुछ ब्लड सप्लाई वगैरह देगी, ठीक है। बट अगर निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ तो इस लेयर का ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये लेयर आवर्त चक्र के रूप में, आवर्त चक्र के रूप में क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और योनि से बाहर निकल जाएगी। तो आवर्त चक्र में कौन से लेयर का ब्रेक डाउन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी लेयर का ब्रेक डाउन होता है, एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि निषेचन नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आपके माइंड में कि मैम अगर निषेचन हो रहा है, आपने बोला कि अगर निषेचन हो रहा है तो एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है, अब वो धीरे धीरे वृद्धि करेगा, विकास करेगा। उस कंडीशन में मैंने आपको बताया अगर फर्टिलाइजेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, मतलब आवर्त चक्र भी नहीं होगा। बिल्कुल, प्रेगनेंसी के टाइम संगर्भता की अवधि में आवर्त चक्र नहीं होता है, ठीक है। वहां पर आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है उस टाइम पीरियड में, क्योंकि वहां पर ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहती है, ये एंडोमेट्रियम की परत मेंटेन रहती है, ठीक है। क्लियर है। देखो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर निषेचन होता है, निषेचन होता है तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की परत 9 महीने तक बनी रहती है, मतलब 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। बट अगर निषेचन नहीं होता है तो जब निषेचन नहीं होता है तो हर महीने ये जो आपकी क्या है एंडोमेट्रियम है, इसका ब्रेकडाउन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 दिन जो रक्तस्राव होता है वो इसी लेयर के ब्रेकडाउन के कारण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर। बताओ क्लियर है, यस या नो। चलें आगे। ठीक है, ये लेयर को आप बोल सकते हो कि ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है, मतलब इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स, ग्रंथियां भी मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, बहुत सारी ग्लैंड्स मिलेगी, ग्रंथियां भी मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। गर्भाशय को वुम्ब भी बोलते हैं, एक और नाम लिख लो इसका, कहाँ गया पॉइंट, हाइस्टेरा, ये भी गर्भाशय का ही नाम है। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, समझो वापस को। देखो पेरीमेट्रियम क्या है, गर्भाशय की भित्ति की बात कर रहे हैं। कहाँ गया पॉइंट, एक सेकेंड, ये रहा। गर्भाशय की भित्ति 3 ऊतकों परतों वाली होती है। पेरीमेट्रियम सबसे बाह्य परत होती है, बाह्य परत। मायोमेट्रियम कैसी होती है, मध्य परत होती है, मिडिल लेयर होती है। और जो एंडोमेट्रियम है अंत्य परत होती है। क्लियर है। देखो अब ध्यान से सुनना, पेरीमेट्रियम बाहरी पतली झिल्ली में स्तर परी गर्भाशय पेरीमेट्रियम होती है, क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। मायोमेट्रियम मध्य मोटी चिकनी पेशी, स्मूथ मसल है, ठीक है। तो मध्य होती है, मोटी होती है, चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होता है। देखो प्रसव होता है 9 महीने 10 दिन, जब प्रेगनेंसी के कंप्लीट हो जाते हैं तब इसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पार्चुरेशन होता है, बेबी का बर्थ होता है। एंडोमेट्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, आंतरिक ग्रंथिल स्तर होता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ग्रंथिल स्तर, ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय का अंत्य स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय की गुहा को आश्रित करती है, पूरी कैविटी को कवर कर रही है। अच्छा, आवर्त चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंत स्तर में चक्रीय परिवर्तन होता है, मतलब इसमें क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। अगर निषेचन नहीं होता है
तो वहां पर इस लेयर का ब्रेकडाउन होता है और ये लेयर जो होती है योनि मार्ग से बाहर आ जाती है ग्रीवा और योनि के द्वारा होते हुए। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या हो जाता है, ब्रेक। अगर निषेचन नहीं है तो इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन। निषेचन नहीं है तो इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाती है। ठीक है, और अगर निषेचन हो गया तो ये बनी रहेगी कितने दिनों तक, 9 महीने तक। अब ध्यान से सुनो, एक पॉइंट बताती हूं मैं आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ध्यान से सुनना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पॉइंट है। जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 28 दिन की, 28 या फिर 29 दिन की होती है। इसमें 4 दिन तो क्या होगा, इसमें 4 दिन आपका क्या होंगे, मेंस्ट्रुअल फेज होगा, मतलब यहाँ पर ब्लीडिंग होगी और मतलब ये जो गर्भाशय की अंत्य परत है ये बाहर निकल कर आएगी। अब उसके बाद में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, जब इसका निर्माण हो गया तो आप लोग सोचो क्या इसका निर्माण हुआ और निषेचन नहीं हुआ ये टूट जाएगी, नहीं, ये मेंटेन रहती है। मतलब कि जैसे ही मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, ये गर्भाशय की लेयर है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ उसके बाद में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ ये लेयर बिल्कुल ऐसी हो गई, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो गया। फिर 10 दिन क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, 3 फेज आती है, पहले 4 दिन वाली फेज अलग, फिर 10 दिन वाली फेज अलग आती है, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। इसका निर्माण कौन करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन से होता है इसका निर्माण। याद रखना, एंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन कौन से हार्मोन के द्वारा हो रहा है, ईस्ट्रोजन से हो रहा है। बट पूछा जाए इसको मेंटेन, अब मान लो 4 दिन तो ब्रेकडाउन हुआ था इसका, फिर अगले 10 दिन, 4 दिन ब्रेकडाउन हुआ, अगले 10 दिन इसका फॉर्मेशन हुआ, किसने किया, ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ, याद रखना। अब जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ टोटल कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए, और इस 14वें दिन क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, 28 दिन की, उसमें से पहले 4 दिन क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, मतलब ये गर्भाशय की मिडिल लेयर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, ये टूट कर नीचे बाहर आ जाती है। फिर अगले 10 दिन क्या होता है, उसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। तो कि टोटल कितने दिन हो गए, 14 दिन, और उसी 14वें दिन क्या होता है, यहां पर एग रिलीज हो जाता है। फिर ये एग कहां पर जाएगा, फैलोपियन नलिका में जाएगा। फिर मान लो क्या होता है, अगर मैथुन की क्रिया हो गई तो वहां पर स्पर्म जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर वहां पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। ठीक है, बट अगर वहां पर क्या नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होता है, मतलब देखो 14 दिन तो हो गए, आप बोल रहे हो मैम 14वें दिन तो एग रिलीज हो गया। ठीक है, अब बाकी के जो 14 दिन है, बाकी के जो 14 दिन है वो एंडोमेट्रियम को ऐसे ही मेंटेन रखा जाता है, एंडोमेट्रियम को ऐसे ही क्या रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है। क्यों, क्योंकि गर्भाशय को लगता है कि अगर निषेचन हुआ है तो वो यहाँ पर आकर भ्रूण डेवलप होगा, भ्रूण इम्प्लांट होगा, फिर उसका विकास करना है उसको, तो एंडोमेट्रियम बन गई, उसके 10 दिन तक, सॉरी उसके 14 दिन तक उसको मेंटेन रखा जाता है। उसको सीधे बनने के बाद में उसका ब्रेकडाउन नहीं किया जाता है, उसको मेंटेन रखा जाता है। और मेंटेन किसके द्वारा रखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन किसने किया, ईस्ट्रोजन ने। फिर अगले 14 दिन उसको मेंटेन किसने रखा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने। किसने रखा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ने उसको मेंटेन रखा। अब ध्यान से सुनो, जब निषेचन होता है, ठीक है, मान लो 14वें दिन यहाँ पर एग आया, 14वें दिन यहाँ पर एग आया। अब एग की लाइफ होती है आपके 2 दिन, एग की लाइफ होती है आपके 2 दिन की लाइफ होती है। ठीक है, अगर 2 दिन में यहाँ पर कॉपुलेशन होता है या फिर इंटरकॉर्स होता है तो यहाँ पर स्पर्म आएंगे और यहाँ पर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पर बन गया आपका जायगोट, बन गया एम्ब्रियो, सॉरी युग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज यहाँ से यहाँ जाने में कितने दिन लगाता है, बताया था मैंने, 7 दिन लगाता है। तो जैसे ही 14वें दिन इम्प्लांटेशन, सॉरी 14वें दिन एग रिलीज हुआ, मान लो 15वें दिन मैथुन की क्रिया हुई, कॉपुलेशन हुआ, स्पर्म यहाँ पे पहुंचे, निषेचन हुआ। ठीक है, तो 15वें दिन निषेचन हुआ। अब निषेचन के 7 दिन बाद में यहाँ पर आपका क्या आता है, एम्ब्रियो आता है। ठीक है,
तो 7 दिन यहाँ पे आने में लगेंगे। तो इसीलिए ये जो आपकी एंडोमेट्रियम है ये मेंटेन रहती है आपकी कितने दिन तक, 14 दिन तक। कि मान लो अगर निषेचन हुआ है तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा, तो यही तो उसको हेल्प करेगा इम्प्लांटेशन में, ये लेयर बहुत हेल्प करेगी, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स देखो वापस समझा देती हूं मैं। मुझे पता है कंफ्यूजन हो जाता है, एक बार में चीजें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाती है चीजें। ठीक है, थोड़ी क्या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। क्लियर है? तो मैं खुद चाहती हूँ कि मैं आपको इजी से इजी वे में पढ़ाऊं। क्लियर? तो समझे आप क्या बताया मैंने कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो फर्स्ट 4 डेज होते हैं उनको हम ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर जो अगर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में जो 10 दिन आते हैं उसे फॉर्मेटिंग फेज बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, एंडोमेट्रियम की लेयर का। कौन करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन से। फिर उसके फॉर्मेशन के बाद में अगले 14 दिन तक उसको मेंटेन रखा जाता है। कौन रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रखता है। और मान लो अगर निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ, हार्मोनल की गड़बड़ी हुई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो गया, तो ये एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी बुक में एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को समझेंगे। उस ग्राफ में सारा हार्मोन्स का रोल है। अगर ये एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो रही है तो हार्मोन के कारण, इसका निर्माण हो रहा है तो हार्मोन के कारण, इसका जो मेंटेनेंस हो रहा है ये बनी हुई है तो भी हार्मोन के कारण ही है। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तब और डिटेल में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो हाँ ये हो गया। अब देखो, गर्भाशय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मैंने 3 पार्ट्स बताए। सबसे पहले फंडस, ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग होता है काय, बीच वाला प्रमुख भाग जो आगे जाकर ग्रीवा में खुलता है, ग्रीवा। सबसे निचला भाग ग्रीवा सर्विक्स कहलाता है, जो योनि से जुड़ा हुआ होता है। चलो अब एक और देखो, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। भ्रूण अपरा वलय प्लेसेंटा की सहायता से गर्भाशय की भित्ति से संलग्न रहता है और यह वी यहां भ्रूण को सुरक्षा व पोषण प्रदान करता है। मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है, चलो मैं आपको आगे ही बताऊंगी। उसके पहले ये डायग्राम देखो बेटा, समझना। अभी मैं आपको रियल डायग्राम भी दिखाऊंगी कैसा दिखता है। ठीक है, ये घूम जाए एक बार बस। देखो इसमें तो लेयर नहीं दिख रही है, एक सेकंड रुकना ना, लेयर वाला डायग्राम दिखाती हूँ मैं, ताकि ये रहा वो डायग्राम। समझना, अब एक एक पॉइंट समझ में आएगा आपको इस वाले डायग्राम से। देखो यूट्रस के लिए ये, ठीक है, दिख रहा है, विजिबल है। देखो मैंने बताया यूट्रस की 3 लेयर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इसी को बोला जाता है आपकी क्या, एंडोमेट्रियम। देखो ये हाईली वस्कुलर होती है। मान लो अगर क्या हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो यहीं पर आकर क्या होगा, डेवलप होगा। तो इसका ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, फंडस, ये मेन बॉडी। नीचे वाला भाग देखना, ये फंडस, ये मेन बॉडी, और ये नीचे वाला भाग ये रहा, ये वाला भाग सर्विक्स कहलाता है। ये वाला सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स में आपको एक कैनाल दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स कैनाल। फिर सर्विक्स का निचला भाग क्या कहलाता है, योनि कहलाता है। देखना भी बताऊंगी मैं आपको। सर्विक्स का निचला भाग, देख लो, ये सर्विक्स है। सर्विक्स का निचला वाला भाग क्या कहलाता है, योनि कहलाता है आपके। ठीक है, सर्विक्स का ये जो निचला वाला भाग है ये क्या कहलाता है बेटा, ये योनि कहलाता है। देखो इसको अच्छे से समझो इनको। ठीक है, दिख रहा है, ये सर्विक्स है, मतलब ये योनि है। योनि को ही आप कॉपुलेटरी ऑर्गन बोलते हो। फिर ये सर्विक्स आया, फिर ये क्या आया, मेन बॉडी आया यूट्रस का, फिर फंडस आया, फिर ये फैलोपियन ट्यूब आई, फिर ये ओविडक्ट, ये ओवरी आ गई देखो, और ये फिमरी आ गए। आए या नहीं आए, यस या नो बताओ मुझे। एक एक पॉइंट आपको विजिबल होना चाहिए। वापस देखो इसको,
देखना भी, एक एक पॉइंट अच्छे से देखो, नोटिस करो। ये क्या है? ये है आपकी वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना, योनि। ये सर्विक्स आया। ये क्या आया? यूट्रस का मेन बॉडी। ये फंडस पार्ट। ये फैलोपियन नलिका। ये ओवरी। समझो इसको अच्छे से। देखना अब, ये सर्विक्स दिख रहा है और ये क्या मिल रहा है आपका? योनि मिल रहा है। ठीक से, हाँ, योनि मिल रहा है, वेजाइना मिल रहा है। मैंने क्या बताया? सर्विक्स कैनाल। सर्विक्स के अंदर एक नाल है, उसे सर्विक्स कैनाल बोला। और वेजाइना मिलकर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल बनाते हैं, जन्म नाल बनाते हैं। देखो यहां पर आपका फीटस एम्ब्रियो क्या होगा? वृद्धि करेगा, विकास करेगा। जब 9 महीने 10 दिन पूरे हो जाएंगे, गर्भाशय की मध्य परत मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, हार्मोन्स के कारण होगा वो भी, और ये कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। मतलब जो इसके अंदर यूट्रस में बेबी है वो बाहर कैसे आ रहा है? उसका जन्म किससे हो रहा है? इस सर्विक्स कैनाल और इस आपके योनि की मदद से हो रहा है। तो सर्विक्स कैनाल और आपकी वेजाइना मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसके द्वारा बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन होता है। ये देखो, ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, फिर देखो योनि की बात करते हैं। गर्भाशय जो होता है ग्रीवा, सर्विक्स आगे बढ़कर एक पेशी लचीली नलिका का निर्माण करता है जिसे हम क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो योनि स्त्रियों में मैथुन अंग है, कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह कार्य कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन है आपका पेनिस शिशन। उस शिशन की सहायता से ही शुक्राणुओं का स्थानांतरण किया जाता है स्त्री जनन तंत्र के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है। क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक उसी प्रकार से फीमेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो फीमेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन ये वेजाइना है। ठीक है, ये क्या है? ये वेजाइना। तो ये पूरा वेजाइना क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मतलब यहीं पर स्पर्म क्या होते हैं? स्पर्म, सारे स्पर्म यहीं पे बाहर रिलीज होते हैं। किसके थ्रू? पेनिस के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर स्पर्म रिलीज होंगे, फिर स्पर्म जो है कैपेसिटेशन 2 करेंगे। किसके कारण? प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण। मतलब जो शुक्राशय से रिलीज होता है सेमिनल प्लाज्मा, उसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके कारण यहां पर देखो शुक्राणु यहीं पर रिलीज होंगे आपके इस योनि में। ठीक है, यहां से ऊपर गति करके जाएंगे, कैपेसिटेशन 2 करेंगे। ठीक है, तो वो एनर्जी उनको कहां से मिलेगी? प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण मिलेगी। क्लियर है? ठीक है, तो योनि क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है आपका पेनिस, वहीं फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन है आपका क्या? योनि। इसके अतिरिक्त योनि गर्भाशय से उत्पन्न मासिक स्राव का निष्कासन हेतु पथ उपलब्ध कराती है। मतलब देखो मैंने बताया निषेचन नहीं होगा तो वहां पर एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगी। जब एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा तो वहां पर जो भी स्राव निकलेगा, ठीक है, वो स्राव किसके द्वारा बाहर आएगा? इस योनि के द्वारा बाहर आएगा। फिर शिशु के जन्म के समय गर्भस्थ शिशु के बाहर निकलने के लिए बर्थ कैनाल की तरह कार्य करती है। बर्थ कैनाल किससे मिलकर बनी है? सर्विक्स कैनाल प्लस वेजाइना, ग्रीवा प्लस योनि। याद रखना, ग्रीवा नाल प्लस योनि मिलकर क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है, ग्रीवा नाल प्लस बर्थ कैनाल मिलकर आपका क्या बनाता है? आपका योनि बनाता है। अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, सुनना ध्यान से। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्या कि एक सेकंड रुको, ये वाला पॉइंट हो गया। याद आ गया। ध्यान से सुनना, मैंने आपको मेल में एक बात बताई थी कि वहां पर जो क्या है? मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग और जनन मार्ग क्या है? एक ही है। मतलब जो एक ही आपका क्या है?
मूत्र मार्ग है, वहीं से क्या होता है, यूरिन भी एक्सक्रीट होता है और वहीं से शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं। बस इतना फर्क है कि जब शुक्राणु बाहर निकलते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, देखो यूरिन आपका एसिडिक होता है, तो उस एसिडिक मीडियम से वो शुक्राणु मर जाएंगे, तो वहां पर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, कुछ हार्मोन्स का थोड़ा सा बेसिक क्षारीय स्रवण करेगी। उस क्षारीय स्रवण के कारण जो एसिडिटी थी, किसकी, जो मूत्र मार्ग था उसकी एसिडिटी थी, वो खत्म हो जाएगी और वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा और शुक्राणु की वहां पर डेथ नहीं होगी। तो मेन पॉइंट हमारा यही है कि वहां पर एक ही आपका क्या था, मार्ग था, जिसी से क्या हो रहा था, शुक्राणुओं का स्थानांतरण हो रहा था और उसी से यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा था। बट यहां पर ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो आपका यूरेटर है, ठीक है, मूत्राशय है, सॉरी मूत्र मार्ग है, ठीक है, वो अलग है। यहाँ पर जब मैं आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका मूत्र मार्ग है वो अलग होता है और जो ये जनन छिद्र है, ये योनि जो है वो अलग होती है। देखो ये ऊपर की तरफ मूत्र मार्ग होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, जनन छिद्र होता है स्त्रियों के अंदर। अभी मैं आपको जब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो अभी आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो कि इसमें जनन मार्ग और मूत्र मार्ग अलग अलग होता है, वही मेल्स में दोनों एक ही होते हैं। मेल के अंदर जो मूत्र मार्ग होता है वो कितना होता है, यूरेथ्रा आपका 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, फीमेल में 4 सेंटीमीटर ही होता है, फीमेल में 4 सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, यूट्रस के बारे में हम लोगों ने बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, सहायक ग्रंथियों की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है आपकी स्तन ग्रंथि, स्तन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन सारे ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड। देखो एक वर्ड होता है समजात अंग, ठीक है। समजात अंग क्या होता है, जिसकी उत्पत्ति समान होती है। समजात अंग और समवृत्ति अंग होते हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी तभी समझाऊंगी ये पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्तन ग्रंथियां पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में आप पढ़ेंगे। और याद रखना फीमेल के अंदर पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर है, पैल्विक रीजन में, श्रोणी भाग में है, बट ये स्तन ग्रंथियां श्रोणी भाग में नहीं होती है, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। चलो क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर बेटा आपको कहाँ देने हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ देने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ स्टफ नहीं है, ठीक है। और जो पॉइंट, जो सारे टर्म्स थी जो पिछली बार आपको कंफ्यूज कर रही थी कि कहीं ना कहीं जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे तब आपको वहां पर एक चीज परेशान कर रही थी, हिंदी इंग्लिश नाम। तो देखो वहां पर भी मैंने ये पॉइंट बताया था कि आपको याद करना है हिंदी के साथ इंग्लिश नाम भी। ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इसमें एग्जामिनर इंग्लिश नाम को हिंदी में लिख देगा, जैसे यूरेटर को यूरेटर लिख देगा। अब आपको पता होना चाहिए यूरेटर क्या होता है। अगर आपने सिर्फ हिंदी नाम याद करा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इंग्लिश नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इंग्लिश नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्या है कि इंग्लिश नाम हमें अपने आप याद हो जाएगा। देखो मेरा एक ही रूल है सिर्फ कि जितनी बार आप हिंदी नाम लिख रहे हो उतनी बार आप इंग्लिश नाम लिखोगे। जैसे आप बैठ के घर पे अभी मान लो अपने नोट्स बना रहे हो, तो आपने जितनी बार क्या लिखा है, जनरली आप लोग क्या करते हो, हिंदी मीडियम के हो तो आप एक गलती कर देते हो, क्या करते हो, सिर्फ गर्भाशय लिख दोगे, गर्भाशय लिखा और छोड़ दिया। नोट्स बना भी रहे होंगे तो गर्भाशय लिखा और फिर आगे इसके बारे में लिख दिया कि ये नाशपाती के आकार का होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इंग्लिश नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश नाम भी लिखना है, यूट्रस। क्या लिखना है, यूट्रस, इंग्लिश नाम भी लिखना है। लिख लिया, चलो ठीक है भाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लिख तो लेते हैं बट उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। अब आपको क्या करना है, जितनी बार आप हिंदी नाम बोलोगे उतनी बार आपको इंग्लिश नाम बोलना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार हिंदी नाम बोलोगे उतनी बार इंग्लिश नाम बोलना है। अगर आपने ऐसा जितनी बार हिंदी नाम को पढ़ा उतनी बार इंग्लिश नाम को पढ़ा तो आपको इंग्लिश नाम अपने आप याद हो जाएंगे, याद भी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पॉइंट है कि हिंदी के साथ इंग्लिश नाम हमेशा लिखना है। जितनी बार हिंदी नाम को पढ़ रहे हो उतनी बार इसको भी पढ़ो,
इसने कोई गुनाह थोड़ी किया है कि इसको नहीं पढ़ोगे आप। अगर आपको नंबर चाहिए 100 आउट ऑफ 100 तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। आप लोग बोलते हो ना कि इंग्लिश टफ है, ऐसे है वैसे, टफ नहीं है बेटा। ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं मानती हूं ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो अगर हमने ठान ली वो हमको नहीं मिलेगी। अगर आपने ठान लिया मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ, इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, तो आप पढ़ सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारी इच्छा से पर है। मतलब अगर हमने इच्छा कर ली कि हमें वो काम करना है तो आप वो काम कर सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें तो मेहनत भी नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ जितनी बार हिंदी नाम बोलोगे उतनी बार हिंदी इंग्लिश नाम बोलना है। मतलब पहला पॉइंट, हिंदी के साथ इंग्लिश नाम हमेशा लिखना है। जितनी बार हिंदी नाम बोलोगे उतनी बार इंग्लिश नाम को बोलना है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी अपने आप याद हो जाएगी। बायो में यही तो दिक्कत आती है कि गर्भाशय की संरचना समझाओ, हिंदी में लिख दिया तो आपने कर दिया, वही इसको आपने यूट्रस लिख दिया एग्जामिनर ने, तो फिर आप क्या करोगे। इसीलिए ठीक है, चलो हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और इस वे को फॉलो करना और मुझे बताना आप लोग, ठीक है, इस वे को फॉलो करना कि आपको इंग्लिश टर्म्स याद होती है नहीं होती है। यूट्रस का निचला संकरा सिरा कहलाता है यूरेथ्रा सर्विक्स वोल्वा क्लेटोरिस। ठीक है, क्या पूछ रहा है, यूरेटर का निचला सकरा सिरा क्या कहलाता है। इसका आप कमेंट सेक्शन में दोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यूरेथ्रा सर्विक्स क्लेटोरिस या फिर वोल्वा। क्या है, यूरेथ्रा सर्विक्स क्लेटोरिस और वोल्वा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओवरी में हम पा सकते हैं, ओवरी में हमको क्या मिलता है, प्राइमरी फॉलिकल, एक सेकेंड, क्या मिलता है ओवरी में हमको, प्राइमरी फॉलिकल मिलता है, ग्राफियन फॉलिकल मिलता है, रक्तवाहिनी मिलती है, कार्पस ल्यूटियम मिलता है। अब बताना है हमको ओवरी में क्या मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट और सेकंड, मतलब ये दोनों मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब ये तीनों मिलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है थर्ड और फोर्थ, मतलब ये दोनों मिलते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ है मतलब ये चारों मिलते हैं। इसके आंसर के लिए आप लोगों की एक हेल्प करती हूँ, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है ये। सबसे पहली बात प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है, और प्रीवियस लेक्चर में भी ये वाला डायग्राम, ओह गलत है ये वाला, इससे अच्छा ये वाला डायग्राम देखना। ये वाला डायग्राम देखो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्तन ग्रंथियों की और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की। और हम मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपेयर करके होमोलोगस और आपके किसकी बात करेंगे, समजात और समृद्धि अंग की बात करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्तन ग्रंथियों से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सटर्नल जेनिटल से एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना है आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।